तो अगर पार्टी से कोई भी गलती हो जाए तो उस कंडीशन में पार्टीज कोर्ट में जाती हैं जस्टिस जिससे उनको सर्व हो। पर अगर कोर्ट से ही कोई गलती हो जाए तो उस कंडीशन में उस गलती को कैसे ठीक किया जाएगा, क्या उस गलती का खामियाजा पार्टीज को भुगतना पड़ेगा, इस सब को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसको बोलते हैं रिव्यू। रिव्यू पेटिशन सीपीसी में कैसे फाइल की जाती है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। रिव्यू का मतलब क्या है, रिव्यू का ऑब्जेक्ट क्या है, किन ग्राउंड्स के बिहाफ पे आप रिव्यू की पेटिशन फाइल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल प्रोसीजर रिव्यू का कैसे चलता है कोर्ट में, लिमिटेशन पीरियड क्या है, मतलब कितने टाइम के अंदर आपको रिव्यू की पेटिशन फाइल करनी होती है। नेक्स्ट वन इज रिव्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू ऑल टू लॉ विद फ्लो। चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू के मतलब की बात करें तो रिव्यू का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग इसका है किसी चीज़ को दोबारा से रिव्यू करना, किसी चीज़ को दोबारा से कंसीडर करना या किसी चीज़ को दोबारा से व्यू करना। और जब कोर्ट अपने ही पास के मैटर को दोबारा से व्यू करता है तो उसको हम कह सकते हैं जुडिशियल री एग्जामिनेशन किसी मैटर का। और रिव्यू का पूरा प्रोसीजर है ये हमने इक्विटी कोर्ट जो इंग्लैंड के हैं वहाँ से लिया है। और यहाँ ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिव्यू की पावर है एक सब्सटेंटिव पावर है, एक प्रोसीजरल पावर है, पर ये इनहेरेंट पावर नहीं है। इसका मतलब है सब्सटेंटिव पावर है, ये एक्सप्रेसली मेंशन है पर्टिकुलर सेक्शन और ऑर्डर में रिव्यू की पावर सीपीसी है। ये एक प्रोसीजरल पावर है, पूरा प्रैक्टिकल प्रोसीजर दिया हुआ है सीपीसी में किस तरह से रिव्यू की पावर एक्सरसाइज होगी। पर ये कोर्ट की इनहेरेंट पावर नहीं है, मतलब कोर्ट के पास अपनी विश के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से किसी भी केस को, किसी भी जजमेंट को, किसी भी ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकता। एग्रीड पार्टी जब एक एप्लीकेशन फाइल करेगी, रिव्यू की पेटिशन फाइल करेगी, उस कंडीशन में ही कोर्ट अपनी रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर सकता है। अदरवाइज खुद के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, खुद के डिसीजन के अकॉर्डिंग, खुद की विश के अकॉर्डिंग कोर्ट रिव्यू की पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज रिव्यू का ऑब्जेक्ट है कोई भी अगर एरर है उसको करेक्ट करना, ना कि केस की फाइनलिटी डिस्टर्ब करना। इसका मतलब फॉर एग्जांपल एक केस है ए वर्सेस बी, तो उस कंडीशन में अब कोई भी जजमेंट जब प्रोनाउंस होता है वो बहुत सारे फैक्ट्स एंड इशू के ऊपर प्रोनाउंस होता है। तो हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई एरर है, एरर लॉ का भी हो सकता है और फैक्ट का भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में रिव्यू की पेटिशन सिर्फ इस पर्टिकुलर एरर को करेक्ट करने के लिए फाइल की जाएगी, और पूरा जो सारे केसेस के ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है उस पूरे जजमेंट की फाइनलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। प्रोविजन ऑफ रिव्यू सीपीसी के अंडर सेक्शन नंबर 114 में रिव्यू का प्रोविजन दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक कोर्ट के पास अपने पास के जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री को रिव्यू करने की पावर है। पर वो पावर तब एक्सरसाइज होगी जब कोई एग्रीड पर्सन उस केस में रिव्यू की पेटिशन फाइल करेगा कुछ स्पेसिफिक जो ग्राउंड्स हैं उनके बिहाफ पे। एग्रीड पर्सन वो पर्सन है जिसको किसी केस के जजमेंट से एडवर्स अफेक्ट हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्रीड पर्सन केस में पार्टी हो, केस में पार्टी नहीं भी होगा, पर उस जजमेंट से उसको कोई एडवर्स अफेक्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में वो रिव्यू की पेटिशन फाइल कर सकता है। अब हम देखेंगे किस केस में रिव्यू की पेटिशन फाइल की जा सकती है। फर्स्ट वन इज अगर कोई भी ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट नॉन अपीलेबल नेचर का है, मतलब उसमें अपील हो ही नहीं सकती, या फिर वो अपीलेबल नेचर का था पर अपील का टाइम निकल चुका है और उसके बाद आपने अपील फाइल की और इस वजह से आपकी अपील जो है डिसमिस हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आप रिव्यू की पेटिशन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अगर आपका केस, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर अपीलेबल नेचर का है पर पार्टी ने अपील फाइल नहीं की, तो उस कंडीशन में रिव्यू की पेटिशन फाइल हो सकती है। अगर पार्टी ऑलरेडी अपील फाइल कर चुकी है तो उस कंडीशन में आप रिव्यू की पेटिशन बाद में फाइल करेंगे तो कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। और अगर पहले आपने रिव्यू की पेटिशन फाइल की और बाद में अपील फाइल की तो उस कंडीशन में आपकी अपील डिसमिस हो जाएगी। और अगर आपको पहले कोर्ट ने रिव्यू ग्रांट कर दिया है उसके बाद आप अपील फाइल करेंगे तो अपील सस्टेन नहीं करेगी। और अगर अपील आपने पहले केस अपीलेबल नेचर का है, आप अपील फाइल कर चुके हो और आपको अपील ग्रांट हो चुकी है, आपकी अपील डिस्पोज भी हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपकी रिव्यू की पेटिशन डिसमिस हो जाएगी। थर्ड वन इज अगर कोई स्मॉल कोर्स कोर्ट है तो उस कंडीशन में उसके पास भी रिव्यू की पावर है, वो भी अपने पास के जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। रिव्यू
की पावर का एक एक्सेप्शन है स्पेशल लीव पेटिशन। आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अगर स्पेशल लीव पेटिशन को सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर चुका है तो उस कंडीशन में आप रिव्यू की पेटिशन फाइल नहीं कर सकते। अब ये स्पेशल लीव पेटिशन क्या होता है, इसको शॉर्ट में समझते हैं। किसी भी लोअर कोर्ट के जजमेंट की अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं की जाती। तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पेटिशन। और स्पेशल लीव पेटिशन को अगर आपका सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर चुका है तो उस कंडीशन में आप रिव्यू की पेटिशन फाइल नहीं कर सकते, ये इसका एक्सेप्शन है। और स्पेशल लीव पेटिशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। आपको डिटेल में एसएलपी को समझना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब रिव्यू को फाइल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं। हर केस में रिव्यू की पेटिशन फाइल नहीं की जा सकती, तो हम इन ग्राउंड्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज, अगर किसी भी केस में कोई भी न्यू और इम्पोर्टेंट मैटर या एविडेंस डिस्कवर हुआ है लेटर स्टेज में, केस का फाइनल डिस्पोजल हो चुका है, जजमेंट आ चुका है और उसके बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल एविडेंस पार्टी को मिला है, तो उस कंडीशन में रिव्यू की पेटिशन फाइल कर सकते हैं। पर इसके लिए पार्टी को पहले ये प्रूव करना होगा, ये मैंडेटरी है, केस के फाइनल डिस्पोजल से पहले पार्टी को उस एविडेंस के बारे में नहीं पता था, और अगर पार्टी उस एविडेंस के बारे में अवेयर थी तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि पार्टी चाह कर भी उस एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकती थी। एंड थर्ड वन इज, वो एविडेंस इस तरह के नेचर का है कि उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, उसी कंडीशन में आप न्यू एविडेंस के फाउंड होने पे रिव्यू की पेटिशन फाइल कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी केस में एक फाइनल जजमेंट ऑर्डर या डिक्री आ चुका है और उसके बाद एडवर्स पार्टी को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट मिला, जिस रिटर्न डॉक्यूमेंट में डिफेंडेंट ने अपनी सारी गिल्ट एडमिट की थी, तो इस तरह के एविडेंस के बिहाफ पे रिव्यू की पेटिशन फाइल हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल एविडेंस है। नेक्स्ट वन इज, अगर किसी केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री पास हो चुकी है और लेटर स्टेज में कोई ऐसा एविडेंस मिला जो एस्टैब्लिश कर सकता है कि जो पार्टी है मैरिज की, ए वर्सेस बी, जिस केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री पास हुई थी, वो आपस में कजन है। और आपको पता है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग कजन की मैरिज नल एंड वॉइड है। तो इस तरह का एविडेंस अगर लेटर स्टेज में फाउंड होता है तो उस कंडीशन में रिव्यू की पेटिशन फाइल की जा सकती है। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लॉ में कोई सब्सिक्वेंट चेंज हुआ है तो उस बिहाफ पे रिव्यू की पेटिशन फाइल नहीं की जा सकती। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर जिस टाइम पे केस डिस्पोज ऑफ हुआ उस टाइम पे लॉ कुछ और थी, और केस में एक फाइनल जजमेंट आने के बाद लॉ में कुछ अमेंडमेंट हुआ और उस लॉ में कुछ चेंज हो गए, तो उस कंडीशन में लॉ में ये चेंज हुए हैं और जो जजमेंट है वो पुरानी लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है, तो उस कंडीशन में रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती। नेक्स्ट वन इज, रिव्यू का ऑब्जेक्ट है किसी भी एरर को करेक्ट करना, तो एरर लॉ का है या फैक्ट है, किसी भी तरह का एरर है, उस कंडीशन में रिव्यू की एप्लीकेशन उस एरर के बिहाफ पे फाइल की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, ने जजमेंट ऑर्डर या डिक्री प्रोनाउंस करते हुए इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि जो लॉ में चेंज हुआ है वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का है, मतलब जो पुराने केसेस हैं उनके ऊपर भी वो नया लॉ अप्लाई होगा, और कोर्ट को लगा कि वो जो चेंज है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का है, मतलब लॉ में जो चेंज हुआ है वो सिर्फ आने वाले केसेस के ऊपर अप्लाई होगा, और इस बिहाफ पे कोई जजमेंट प्रोनाउंस हो चुका है, तो उस कंडीशन में इस एरर को करेक्ट करने के लिए रिव्यू की पेटिशन फाइल की जा सकती है। और अगर कोई भी सफिशिएंट रीजन हो जिसकी वजह से पार्टी के साथ ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा है, उस कंडीशन में और रिव्यू की पेटिशन फाइल की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पार्टी को सफिशिएंट नोटिस नहीं दिया गया और उसके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं था कि वो मटेरियल एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, तो उस कंडीशन में पार्टी रिव्यू की एप्लीकेशन तो उस कंडीशन में पार्टी रिव्यू की पेटिशन फाइल कर सकती है इस ग्राउंड के ऊपर कि उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला। अब रिव्यू का प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले जो एग्रीव्ड पर्सन है या एग्रीव्ड पार्टी है वो उस सेम कोर्ट में जिसने कोई जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर प्रोनाउंस किया है, उस सेम कोर्ट में एक रिव्यू की पेटिशन फाइल करेगी, और वो जज जिन्होंने उस जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री को प्रोनाउंस किया उन जज की बेंच के सामने। नेक्स्ट वन इज, जब वो एप्लीकेशन फाइल की जाएगी तो वो मेमोरेंडम ऑफ अपील की फॉर्म में फाइल की जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल, मेमोरेंडम ऑफ अपील की फॉर्म में मतलब सबसे पहले पार्टी का नेम होगा, केस के ब्रीफ फैक्ट होंगे, वो ग्राउंड मेंशन होंगे जिस ग्राउंड के बिहाफ पे रिव्यू की पिटीशन फाइल की जा रही है, और जिस ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री के अगेंस्ट वो रिव्यू की पिटीशन फाइल की जा रही है उसकी एक कॉपी अटैच की जाएगी। नेक्स्ट वन इज, जब भी रिव्यू की पिटीशन फाइल होगी तो अपोजिट पार्टी को एक मैंडेटरी नोटिस दिया जाएगा जिससे अपोजिट पार्टी को चांस दिया जा सके कि वो अपने व्यूज रख सके कोर्ट के आगे कि इस पर्टिकुलर केस में रिव्यू की पिटीशन ग्रांट क्यों नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज, अब अपोजिट पार्टी को सुनने के बाद कोर्ट को जैसे सही लगे अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रिव्यू की पिटीशन को वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज, अगर रिव्यू की पिटीशन एक्सेप्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया गया है तो उस कंडीशन में उस ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू करने के लिए आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते अंडर ऑर्डर 47 रूल 9 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट वन इज, अगर आपकी रिव्यू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है तो अब उसकी हियरिंग कौन करेगा। सबसे पहले सेम कोर्ट में और सेम जजेस ने सेम कोर्ट में जिस कोर्ट में आपका वो डिसीजन, जजमेंट या ऑर्डर, डिक्री पास हुआ था और सेम जज की बेंच के आगे वो एप्लीकेशन आप प्रेजेंट करेंगे और वही जज और उसी कोर्ट में बैठ के आपकी वो एप्लीकेशन सुनी जाएगी। सिर्फ एक्सेप्ट अगर जिस दिन से आपने रिव्यू की एप्लीकेशन जो पेटिशन है वो फाइल की है और उस दिन से अगले 6 महीने तक के लिए वो जज जिन्होंने उस पर्टिकुलर केस में एक फाइनल जजमेंट दिया था जिसके अगेंस्ट आप रिव्यू की पिटीशन फाइल कर रहे हैं वो जज अवेलेबल नहीं है अगले 6 महीने तक, ट्रांसफर की वजह से, प्रमोशन की वजह से, डेथ की वजह से या कोई भी सफिशिएंट रीजन की वजह से अगर वो जज अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन को छोड़ के वो सेम जज सेम कोर्ट में आपकी रिव्यू की एप्लीकेशन सुनेंगे। जब भी आपकी रिव्यू की एप्लीकेशन सुनी जाएगी तो कम से कम 2 जज उस रिव्यू के एप्लीकेशन को सुनेंगे और अगर आप 2 जजेस की बेंच है और दोनों जज इक्वल डिवाइड है, एक आपके फेवर में है और एक अगेंस्ट में है, तो उस कंडीशन में जो रिव्यू की एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो जाएगी ऑर्डर 47 रूल 6 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। और आपका जो भी रिव्यू की पेटिशन की हियरिंग के टाइम पे जो भी मेजोरिटी ऑफ जजेस डिसीजन लेंगे उस मेजोरिटी के बेस पे ही आपकी रिव्यू की एप्लीकेशन के ऊपर एक फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा ऑर्डर 47 रूल 6 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंग। कोर्ट जब अपनी रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करेगा तो उस कंडीशन में कोर्ट के पास ये पावर होंगी वो पुराने जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है उसको मॉडिफाई मतलब उसमें कुछ चेंज भी कर सकता है, उस सेम जजमेंट को कंफर्म भी कर सकता है और उस सेम जजमेंट को कैंसिल भी कर सकता है। कोर्ट के पास ये तीनों पावर अवेलेबल है जब वो अपनी रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करेंगे। इसका एक एक्सेप्शन है जब हाई कोर्ट आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन या किसी लीगल राइट के वायलेशन के ऊपर हियरिंग करेगा तो उस कंडीशन में ऑर्डर 47 के जो प्रोविजन है वो उस पर्टिकुलर केस में आर्टिकल 226 के अंडर जब हाई कोर्ट हियरिंग करेगा तब अप्लाई नहीं होंगे। इस केस में हाई कोर्ट के पास अपनी इनहेरेंट पावर होगी इस पर्टिकुलर केस में आर्टिकल 226 के मैटर्स को डील करते हुए कि वो रिव्यू की एक्सेस पावर एक्सरसाइज कर सकता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। नेक्स्ट वन इज, रिव्यू की एप्लीकेशन को फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड क्या है, तो जिस दिन से फाइनल जजमेंट ऑर्डर या डिक्री प्रोनाउंस हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है कोर्ट में। और यहाँ ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है तो रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते उस कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है रिव्यू की, मतलब कोई अग्रीव पर्सन अगर एप्लीकेशन नहीं दे और कोर्ट को लग रहा है कि इस जजमेंट में कोई एरर हुआ है उस एरर को करेक्ट करने के लिए कोर्ट अपनी विश के अकॉर्डिंग भी रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट के पास रिव्यू की पावर है जो इनहेरेंट पावर है रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए। नेक्स्ट वन इज, रिव्यू से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो रिव्यू की पावर है वो अपील इन डिस्गाइज नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ पेटेंट एरर को करेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज की जा सकेगी।
जिस एरर से पार्टी के साथ ग्रॉस इंजस्टिस हो सकता है, सिर्फ उस पर्टिकुलर एरर को करेक्ट करने के लिए, छोटे मोटे एरर को या जिससे पार्टी के ऊपर इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उस तरह के एरर के लिए रिव्यू की पावर एक्सरसाइज नहीं की जा सकेगी। सिर्फ और सिर्फ पार्टी के साथ इनजस्टिस ना हो इस तरह के एरर को करेक्ट करने के लिए रिव्यू की पावर एक्सरसाइज की जाएगी। आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले, इस केस में ये हेल्ड हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर सकता है सुओ मोटो, मतलब अपने विश के अकॉर्डिंग भी। और कोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ एग्रीड पर्सन के एप्लीकेशन पे ही रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट अपने विश के अकॉर्डिंग भी रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर सकता है। सो आई होप रिव्यू से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून टू लॉ विद प्रो।